हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज एंड आज हम करेंगे हमारे 11th क्लास का 12th टॉपिक दैट इज ओसिलेशंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसिलेशंस एंड वेव्स। पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे हमारा ओसिलेशंस। देखो, सबसे पहले हमारी ओसिलेशंस में हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में पढ़ेंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन के भी दो टाइप्स पढ़ेंगे। मतलब उनमें कौन कौन सी मोशन आती है। पहली तो आती है पीरियोडिक मोशन और दूसरी आती है ओसिलेटरी मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन के ओसिलेटरी, ठीक है। वैसे ओसिलेटरी जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो देखो, पहले हम अलग अलग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक और ओसिलेटरी में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी पीरियोडिक मोशन क्या होती है। पीरियोडिक मोशन मतलब एक जैसे रेगुलर इंटरवल ऑफ रिपीटेड टाइम में, जैसे अगर हमसे कहा जाए कि मान लिया कि जैसे हमारा जो स्कूल है वो सुबह 8 बजे ही लगता है ना, ये टाइम हो गया, ठीक है। या फिर एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बीच में जो काम हो, है ना, यानी जिसका इंटरवल टाइम जो है फिक्स हो। मतलब ये जो टाइम, मतलब ये जो काम है इसी मतलब टाइम पर होना है, ठीक है। तो वो हमारी क्या होती है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल क्या है। और एक जैसे ये हो गया, जैसे हमारा जो स्कूल है सुबह 8 बजे ही लगता है, तो ये क्या हमारी पीरियोडिक मोशन है। मतलब हमारा उसी टाइम पे फिक्स्ड टाइम है वो। तो फिक्स्ड टाइम ऑफ इंटरवल में जो मोशन हो वो हमारी क्या होती है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। और इसका एक एग्जांपल है जैसे आंट्स है, ठीक है। मान लिया वो हमारा आंट्स जो है वाल के ऊपर चढ़ रही है, ठीक है। तो उसका भी वो भी हमारी क्या है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। आंट्स का जो है वॉल के ऊपर चढ़ना। और इसका एक टाइप से जो, जैसे मान लिया आंट और वॉल के बीच में मान लिया ये हाइट होगी, ये हाइट किसकी है, वॉल की, और ये हमारा टाइम हो गया। तो आंट मान लिया शुरू में पहले, मान लिया पहले इस डिस्टेंस पे गई, फिर थोड़ा ऊपर इस डिस्टेंस पे जाएगी, थोड़ा ऊपर फिर इस डिस्टेंस पे गई, ऐसे गई आंट। फिर क्या होगा, वो नीचे की ओर आएगी। मान लिया नीचे ही गिर जाते चढ़ते, तो नीचे आएगी ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। मतलब इस टाइप के जो पीरियोडिक, इस टाइप का जो मोशन होता है वो हमारे क्या होते हैं, पीरियोडिक मोशंस, ठीक है। जो हमारे रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे यहाँ पे मान लिया कि मान लिया 2 सेकेंड्स पर वो यहाँ थी, तो नेक्स्ट 4 सेकेंड पे वो नीचे होगी, ठीक है। 4 सेकेंड पर नीचे है तो अगले 2 इंटरवल में ही वो 6 सेकेंड पर नीचे होगी। 8 सेकेंड पर 6 पे ऊपर, 8 सेकेंड पर नीचे, ठीक है। और ऐसे 10 सेकेंड पे। तो इस तरीके से जो फिक्स्ड टाइम में जो वर्क हो, ठीक है, तो मतलब मोशन हो, वो क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन, ठीक है। और जैसे एक इसमें एक और ग्राफ आता है, इसका इसी टाइप से ग्राफ नहीं होता, इसमें पीरियोडिक जो मोशन होती है इसमें एक और ग्राफ आता है कि मान लिया एक जो चाइल्ड है ना, वो क्लाइंब कर रहा है सीढ़ियों को, मान लिया सीढ़ियों को क्लाइंब कर रहा है, ये हाइट होगी, ठीक है, ये टाइम हो गया। तो कैसे कैसे ग्राफ आएगा, देखो शुरू में जो हमारा जो चाइल्ड है वो क्या होगा, मान लिया नीचे है, फिर वो थोड़ा ऊपर गया, ठीक है, तो ये ग्राफ आ गया। फिर से वो नीचे स्टेप नीचे आया, 2-3 स्टेप नीचे आया, फिर से वो 2-3 स्टेप ऊपर चला गया, फिर से दो। तो ये जो टाइम हो रहा है ये क्या है, हमारे फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में हो रहा है। तो ये भी हमारी क्या है, एग्जाम्पल ऑफ ए पीरियोडिक मोशन, ठीक है। और मतलब ऑब्जेक्ट एक वो पीरियोडिक मोशन वो होता है जो रिपीट ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, वो हमारी क्या होती है, पीरियोडिक मोशन जो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में रिपीट हो, तो वो हमारी होगी पीरियोडिक मोशन। इसमें एक और एग्जांपल आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, जैसे मान लिया, जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देखो ऐसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम कैसे मान सकते हैं, हमारी जो वो होती है ना, विंड मिल्स होती है ना, तो इस टाइप से देखो क्या होगा, क्या होगा, जैसे ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें क्या होगा, देखो इतने टाइम, मान लिया टी टाइम के बाद वो यहाँ पे आई, नेक्स्ट 2 टी टाइम के बाद यहीं पे उसका पॉइंट होगा, एंड पॉइंट यहीं पे स्टार्टिंग है, फिर नेक्स्ट 3 टी, यानी फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में वो अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट। तो जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो एग्जाम्पल है किसका, पीरियोडिक मोशन का। इज ए एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। देखो जो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जाम्पल नहीं मानते। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है ये हम नेक्स्ट इससे आगे करवाएंगे। तो इसमें हमें यहाँ पे बता देते हैं कि जो हमारा यूनिफॉर्म जो सर्कुलर मोशन होता है उसको हम सिंपल हार्मोनिक ना मान के क्या मानते हैं, पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को क्या करते हैं, रिपीट, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पीरियोडिक मोशन। उसके बाद करते हैं ओसिलेटरी मोशन। देखो ओसिलेटरी मोशन क्या होती है, जो टू एंड फ्रो मोशन में हो। टू एंड फ्रो का मतलब हम ऐसे मान सकते हैं कि जैसे जो हमारा पेंडुलम होता है, वॉल पेंडुलम, जो क्लॉक पेंडुलम होता है ना, पेंडुलम,
वो भी हमारा क्या होता है, ओसिलेटरी मोशन में। मतलब जो टू एंड फ्रो का मोशन करें वो हमारे क्या होते हैं, ओसिलेटरी मोशन। ठीक है। और जैसे देखो ये हो गया पेंडुलम, इस टाइप से देखो टू एंड फ्रो के मोशन में जाएगा। देखो ये क्या है हमारा एक ओसिलेटरी मोशन। और जैसे हमारा स्विंग होता है ना, जैसे स्विंग होता है, जैसे ऊपर नीचे जाते हैं ऐसे, तो वो भी हमारा क्या होता है, एक ओसिलेटरी मोशन है ना। स्विंग में भी क्या होता है ऐसे। तो देखो ये हो गए हमारे, ये होते हैं हमारे ओसिलेटरी मोशन। जो टू एंड फ्रो की मोशन में आर मोशन विच oscillatory motion are motion which moves in to and fro in to and fro motion। टू एंड फ्रो, तो टू एंड फ्रो का मतलब जैसे ऐसे गया, जैसे ये पेंडुलम ऐसे आया ऐसे आया ऐसे आया ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये हमारी क्या होती है, हमारी टू एंड फ्रो मोशन। तो ये होगी हमारी ओसिलेटरी मोशन। अब देखो ओसिलेटरी और पीरियोडिक मोशन में क्या होता है, जो हमारी ओसिलेटरी मोशंस है ना, ये ओसिलेटरी, जो हमारी ओसिलेटरी मोशन है वो हमारी पीरियोडिक मोशन हो सकती है। क्योंकि इसमें देखो जो हमारा स्विंग है, जैसे स्विंग मान लो, तो स्विंग क्या है, देखो एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी उस चीजों को रिपीट कर रहा है ना, क्या ओसिलेट, क्योंकि हमारा स्विंग क्या है, एक एग्जांपल ओसिलेटरी मोशन का। अगर हम देखें कि हमारा जो स्विंग है ये एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट भी कर रहा है इस टाइप पे, तो आ रहा है तो एक हमारी मीन पोजीशन पे ही, तो एक टाइप से ये हमारी क्या है। तो यहाँ से एक चीज और निकली कि जो सारी की सारी जो हमारी पीरियोडिक मोशन है वो ओसिलेटरी मोशन नहीं हो सकती। देखो ये फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में है, इसको हम ओसिलेटरी नहीं कर सकते, कह सकते, क्योंकि ये देखो इनमें जो टाइम डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, इसमें सिर्फ टू एंड फ्रो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टाइम इसमें कंसिडर करते हैं ओसिलेटरी मोशन में। तो इसमें एक आता है कि जो हमारी पीरियोडिक मोशन है, ऑल पीरियोडिक मोशन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल पीरियोडिक मोशन कैन नॉट बी ओसिलेटरी, cannot be oscillatory, but all oscillatory motion, but all oscillatory motion can be periodic, motion can be पीरियोडिक। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो पीरियोडिक मोशन है वो ओसिलेटरी नहीं हो सकती, लेकिन जो ओसिलेटरी मोशन है वो हमारी क्या हो सकती है, पीरियोडिक हो सकती है। ठीक है। तो इसमें एक और एग्जांपल आता है ओसिलेटरी मोशन में, जैसे मान लिया कि हमारा जो स्ट्रिंग्स, जैसे हमारा जो वोयलिन होता है उसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, स्ट्रिंग्स की जो वायर होती है ना, तो अगर हम उसको देखो एक बार ऐसे छोड़ के करते हैं तो उनमें क्या होती है, वाइब्रेशन होके अपनी पोजीशन पे वो ऐसे ऐसे आती हैं, लेकिन अपने फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपने आप को रिपीट भी करती हैं। ठीक है। तो एक टाइप से वो ओसिलेशंस हो गए। तो ओसिलेशंस जो है पीरियोडिक मोशन 99% ऐसा होता है कि हमारी ओसिलेटरी मोशन जो है पीरियोडिक मोशन में भी आती है। ठीक है। तो इसमें देखो इसमें एक और चीज आती है कि जो हमारी ओसिलेटरी, जो हमारी पीरियोडिक मोशन है उसी को हम क्या कहते हैं, हार्मोनिक। मतलब कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में हो, जैसे हार्मोनिक मोशन आगे आएगा तो वो हार्मोनिक मोशन ही हमारी क्या है, पीरियोडिक मोशन है। ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन उससे आगे आएगा, पहले जो उससे हार्मोनिक मोशन है वही हमारे पीरियोडिक मोशन ही हार्मोनिक मोशन होते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा ओसिलेटरी मोशन और ये थे हमारे पीरियोडिक मोशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, पीरियोडिक मोशन एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में अपनी उस वही ऑब्जेक्ट अपने आप को रिपीट करती है, और ओसिलेटरी में क्या होता है, टू एंड फ्रो अपने मीन पोजीशन के, अपने टू एंड फ्रो मोशन करते हैं वो मीन पोजीशन के। ठीक है। जैसे स्विंग्स हो गया और ये जो पेंडुलम हो गया, वॉल पेंडुलम, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ओसिलेशंस के, ओसिलेटरी मोशंस के। और ये थे हमारे पीरियोडिक मोशंस के, कि मान लिया एक आंट है वो वॉल पे चढ़ रही है, क्लाइंब कर रही है, या फिर एक जो चाइल्ड है वो स्टेप्स पे एक बार जा रहा है एक बार आ रहा है, तो फिक्स इंटरवल टाइम में अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारी क्या किसका एग्जांपल है, पीरियोडिक मोशन का। दिस इज नॉट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, देखो इसी में एक टर्म आती है हार्मोनिक ओसिलेशंस। हार्मोनिक ओसिलेशंस क्या होते हैं, वो ओसिलेशंस होते हैं जिनको हम किसमें एक्सप्रेस कर सके, सिंगल हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, जिनको हम एक्सप्रेस कर सके सिंगल जो हमारे हार्मोनिक फंक्शन होते हैं, जैसे साइन और कोसाइन फंक्शन। ठीक है। तो ये हमारे, तो जिनको हम साइन और कोसाइन फंक्शन में क्या कर सके, एक्सप्रेस कर सके, वो हमारे क्या होते हैं, हार्मोनिक ओसिलेशन। देखो जिनको हम साइन और कोसाइन में कर सके वो हमारे क्या होते हैं, हार्मोनिक ओसिलेशन। अब देखो जैसे मान लिया इसमें हम क्या करें कि एक बॉडी को मान लिया ये इसकी कोई मेन पोजीशन, या फिर हम एक ऐसे कर लेते हैं, एक वायर पे हमने मान लिया छोटा सा बॉब
टाई कर दिया, ठीक है। उस बॉब को हम क्या करें, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें, थोड़ा सा बस ऐसे फोर्स लगा दे, तो क्या होगा, ये इस तरीके से एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, तो ये क्या होगा, अपनी मेन पोजीशन के, मतलब जो हमारे यहाँ पे क्या थी, इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, हमने इसमें क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, इसको डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, पहले लेफ्ट जाएगा, फिर राइट जाएगा, मतलब अपनी मेन पोजीशन के अराउंड क्या करने लगेगा, ओसिलेशंस, ठीक है, अपनी मेन पोजीशन। अब देखो इसमें इस जो ये जो इसमें बोब है, ये इसमें क्या होगा, एक ऐसा फोर्स एक्ट कर रहा होता है जो हमेशा उस बॉडी को अपनी मेन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। मतलब वो जो फोर्स होता है वो हमेशा, जैसे जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसके हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। तो जैसे अगर हम मान लिया इस बॉब को इस डायरेक्शन में फोर्स करेंगे, तो वो जो हमारा फोर्स है जो उसको मेन पोजीशन में लाने की कोशिश करता रहेगा, वो क्या करेगा, इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। तो जो हमेशा फोर्स है वो हमेशा किस में होता है, ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, हमेशा फोर्स अप्लाइड की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, कुछ नहीं, तो क्या होगा, जो हार्मोनिक ऑसिलेशंस के जो मतलब जो ये बनेंगे, ये एम्पलीट्यूड जो बनेंगे कांस्टेंट होंगे, है ना। कांस्टेंट एम्पलीट्यूड क्यों, क्योंकि इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, यानी एक टाइप से कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, ज्यादा ऐसे मैक्सिमम या मिनिमम एम्पलीट्यूड नहीं आएगा, तो सिंबल आएगा। तो ए हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, देखो इसमें कोई, क्योंकि इसमें क्या कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है ना, तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा। तो क्या होता है कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ए हार्मोनिक ऑसिलेशन ऑफ ए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, यानी इसमें क्या आया, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये हमारी क्या है, एक टाइप से सिंपल हार्मोनिक मोशन इज कॉल्ड SHM। SHM को और डिटेल में आगे करवाएंगे, ये तो सिर्फ एक जो हार्मोनिक ऑसिलेशंस है उसमें बताया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जब हमारा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आ जाए, क्योंकि इसमें मान लिया कि हमने मेन पोजीशन के अराउंड थोड़ा सा फोर्स लगाया, फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो ऑलवेज उसको मेन पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा, ऑपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। और वहां से क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा कोई भी, तो वहां से कांस्टेंट एम्पलीट्यूड हो जाता है और सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, SHM, ठीक है। तो जो डेफिनेशन है SHM की वो रियल में ये होती है, ठीक है। सिंपल हार्मोनिक की जो मोशन होती है, इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू A sin ओमेगा t, ठीक है। ये होती है ओमेगा t प्लस फाई होती है, ये होता है फाई। लेकिन जहां पे इनिशियल फेज आ जाए तो वहां पे जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन A sin ओमेगा t हो जाती है, क्योंकि फाई क्या हमारा इनिशियल फेज, इसकी वैल्यू हो जाती है 0, ठीक है। तो 0 होने से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट, y इज द डिस्प्लेसमेंट, A इज द एम्पलीट्यूड एंड साइन ओमेगा t, ठीक है। और x एक्सिस के अलोंग तो ये होगा, अगर y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट देखे तो होगा A cos ओमेगा t, ठीक है। तो ये हमारी क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन। यहां से y हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बॉडी फ्रॉम पोजीशन एट एन इंस्टेंट टाइम t, यानी इस मतलब बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। और ये हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, हार्मोनिक ऑसिलेशन, ठीक है। अब देखो जो हमारी ऑसिलेटरी मोशन होती है उसकी इक्वेशन देखो, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, देखो हमारी जो, देखो मान लिया कि हमने यहाँ पे कोई बॉडी रख दी, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया, मान लिया खींचना शुरू किया, तो क्या होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया था कि एक इसमें एक जो हार्मोनिक हमारी जो ऑसिलेशंस होती है उसमें क्या होता है, एक ऐसा फोर्स एक्ट करता है जो उसको हमेशा अपनी मेन पोजीशन में लाने की कोशिश करता है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में हमने फोर्स अप्लाइड किया, तो क्या होगा, यहाँ से एक फोर्स एक्ट करेगा जो इसके हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन में कब हो सकता है, सिर्फ जब हम उसकी, जब मेजर करें सिर्फ उसके मेन पॉइंट से मेजर करें, तभी वो फोर्स ऑपोजिट हो सकता है। अगर हम एक्सट्रीम पॉइंट से करेंगे तो वहां पे फोर्स हम ऑपोजिट नहीं मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्योंकि हम मेन पोजीशन से मेजर करें तो यहाँ से फोर्स जो हमारा ऑपोजिट होगा, ठीक है। तो मान लिया, और मान लिया अगर इस डायरेक्शन में
खींचे तो फोर्स इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो जो ये फोर्स एक्ट करता है, देखो यहाँ पे इसका हम एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल लिया था। क्या था, यहाँ पे कोई बॉल रखी हुई थी, हमने मान लिया थोड़ा सा फोर्स लगाया था, मान लिया वो इधर गई, लेकिन थोड़ी देर में क्या होता है कि एक वो जो फोर्स एक्ट कर रहा होता है इनके ऊपर, वो क्या करता है, इस बॉल को वापस अपनी मीन पोजीशन के डायरेक्शन में खींच लेता है। ठीक है, तो वापस आ जाती है अपनी मीन पोजीशन में ये, तो ये क्या होता है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो मीन पोजीशन जो हमारी होती है उसको हम स्टेबल इक्विलिब्रियम भी कह सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जो हमें पता है कि जो हमारी ऑल ऑसिलेटरी मोशन जो होती है ना, इनमें एक एक्ट कर रहा होता है जो हमेशा टुवार्ड्स द मीन पोजीशन होता है ना। हमेशा जो एक फोर्स एक्ट कर रहा होता है, ऑसिलेटरी जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मोशंस होती हैं, तो वो हमेशा मीन पोजीशन की डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो देखो इसकी जो इक्वेशन होती है ऑसिलेटरी मोशन की, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, और n हमारे क्या होते हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओड 1 3 5 और 7। देखो ये ओड कैसे हुआ कि मान लिया अगर हम इस फोर्स को, मान लिया ये फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया, मान लिया एक्स डिस्प्लेसमेंट हमने क्या किया, इस पॉजिटिव डायरेक्शन में किया, इस तरफ हमारे क्या है पॉजिटिव, इस तरफ है नेगेटिव, हमने क्या किया, पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया, पॉजिटिव करेंगे 1 करेंगे, जो हमारी ऑसिलेशंस की इक्वेशन होती है ये हो गया। अगर मान लिया एक बार 1 ले, माइनस के एक्स की पावर 1 ले लेते, क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हमने क्या लिया, एक्स डायरेक्शन इस डायरेक्शन में लिया, यानी पॉजिटिव ले लिया, पॉजिटिव लिया तो यहाँ से क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस, तो एफ की वैल्यू क्या आई, माइनस। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट तो हमने इस डायरेक्शन में किया, लेकिन हमारा फोर्स किस तरफ एक्ट किया, ओपोजिट यानी नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर हम थोड़ा सा पॉजिटिव ले तो ये चीज नेगेटिव आ जाएगा फोर्स। अगर मान लिया 1 की जगह अगर 3 ले तो यहाँ से एक्स पॉजिटिव तो भी क्या आएगा, नेगेटिव। यानी अगर हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते तो हमारा जो ये इक्वेशन आई है कि जो फोर्स है हमेशा एक मीन, मतलब इस जो ऑसिलेशन इक्वेशन में एक फोर्स होता है कि हमेशा मीन पोजीशन की ओर एक्ट करा, तो वो राइट प्रूव हो जाती है अगर हम ओड नंबर लेते। तो हमारी जो इक्वेशंस होती है ऑसिलेटरी इक्वेशंस मोशन की, वो F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n होती है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लिए, ओड नंबर्स लिए 1 3 5 एंड 7। ठीक है, ये हो जाएगा। तो देखो ये हो गया फोर्स नेगेटिव, तो x जो है क्या करेगा, ऑलवेज जो मतलब हमें डिस्प्लेसमेंट है, ये जो चीज होती है ना नेगेटिव, मतलब फोर्स नेगेटिव कब होगा, अगर हम फोर्स को सिर्फ मीन पोजीशन से मेजर करें, ये हमारी होती है मीन पोजीशन। ठीक है, तो हम फोर्स को अपोजिट तभी कह सकते हैं जब हमने जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो मीन पोजीशन से मेजर किया हो। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि एक्स इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, मेजर्ड फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, ठीक है, तो देखो हमने जो प्रीवियस में क्या बताया था कि जो हमारी सारी की सारी ऑसिलेटरी मोशन होती है वो पीरियोडिक हो सकती है, लेकिन उसमें एक कंडीशन आएगी। देखो मैं वहां पे थोड़ा बताना भूल गई थी कि उसमें एक कंडीशन आएगी कि जो हमारी अगर ऑसिलेटरी मोशन सारी की सारी पीरियोडिक मोशन हो सकती है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए कि हमारी जो एनर्जी है ना वो लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर मान लिया हम थोड़े थोड़े, जैसे ये हमारा पेंडुलम हो गया, ठीक है, यहां से देखो पेंडुलम क्या करेगा, ऑसिलेटरी मोशन है साथ में पीरियोडिक मोशन भी है, लेकिन अगर हम क्या करें, उसकी अगर एनर्जी लॉस हो रही है तो क्या होगा कि हमारी जो यहाँ से ये क्या होगा, जो ये पीरियोडिक मोशन है धीरे धीरे होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि एक टाइप से ये एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लग जाएगी, इतने स्लो, क्योंकि एनर्जी का लॉस होगा तो उसकी मूवमेंट में कुछ ना कुछ तो वो आएगी, डिक्रीमेंट होगा, तो मूवमेंट में जैसे ही डिक्रीमेंट होना शुरू होगा तो वो एक टाइप से स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लगेगी। और जिस मोशन में स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव आ जाए वो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, इट इज नॉट ए पीरियोडिक मोशन।
तो ओसिलेटरी मोशन के लिए कंडीशन होती है कि एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, उसी एनर्जी के साथ मोशन जो बॉडी है मोशन करनी चाहिए जिस एनर्जी के साथ पहले हमने उसको मूव करवाया था। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन है कि सारी की सारी ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक हो सकती है, लेकिन उसमें एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट एनर्जी इज लॉस्ट। ठीक है, तो एनर्जी का लॉस नहीं होना चाहिए, तभी हमारी जो सारी की सारी ऑसिलेशन मोशन है वो पीरियोडिक मोशन की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये हो गया हमारे जो हार्मोनिक ऑसिलेशंस थी एंड इक्वेशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। तो ये हमारी इक्वेशन है F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n। तो ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं SHM। देखो SHM ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही टॉपिक। SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो सिंपल हार्मोनिक डेफिनेशन तो मैंने पहले ही बता दी थी कि जिसमें एम्पलीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो और फ्रीक्वेंसी सिंगल फ्रीक्वेंसी हो, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें देखो जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है ये हमारा जो ओसिलेशंस है ना, ओसिलेशंस उसका एक स्पेशल केस में आता है। ठीक है, और एक सिंपलेस्ट केस भी है ओसिलेशंस का, जो हमारे ओसिलेशंस आते हैं उनमें सिंपलेस्ट केस लेते हैं हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को। ठीक है, अब देखो इसकी जो इसमें जो हम इक्वेशन लेते हैं, क्योंकि हमारी जो ओसिलेशंस की मोशन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन क्या की इक्वेशन क्या आई थी, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर n, ये आई थी। और n भी हमारा क्या चाहिए, ओड नंबर, यानी n इज इक्वल टू 1 3 5 एंड 7, यानी ओड नंबर्स। लेकिन इसमें जो इक्वेशन हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स की पावर 1। ओनली सिर्फ यही हमारी क्या होती है, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि जो हमारी ओसिलेटरी मोशन है ना, सारी की सारी जो ओसिलेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती, लेकिन जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो ओसिलेटरी हो सकती है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसे आएगा ये, देखो ये कैसे होगा, क्योंकि जो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है ना वो क्या होती है, ओसिलेटरी मोशन होती है, लेकिन हमारी ओसिलेटरी मोशन वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, जैसे मान लिया उस सिंपल हार्मोनिक मोशन एक टाइप से जो हमारी स्ट्रेट लाइन होती है ना, जैसे हमेशा स्ट्रेट लाइन में होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसे अगर मान लिया वो भी कब होगी, मान लिया एनर्जी का लॉस हो रहा हो, एनर्जी का लॉस होते होते उसकी बिल्कुल स्लो स्पीड हो जाएगी, वो एक टाइप से स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, तो वो यानी सिंगल फ्रीक्वेंसी होगी और हम ऐसे कह सकते हैं कि कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। लेकिन ओसिलेशंस में ऐसा कुछ नहीं होता। ओसिलेशंस में क्या होता है, ओसिलेटरी मोशन में टू एंड फ्रो की पोजीशन में ऑब्जेक्ट मूव करती है। ठीक है, टू एंड फ्रो की उसमें करेगी तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, तो इसीलिए जो ओसिलेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकते, क्योंकि ओसिलेटरी मोशन जो है क्या होता है उनमें, इनमें देखो यही चीज आई कि ओसिलेटरी, देखो इसको इसके साथ कंपेयर क्यों किया गया, क्योंकि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम क्या करते हैं कि कोई बॉडी जब ऐसे ऐसे टू एंड फ्रो की पोजीशन में करती है, बस उसमें एक आ जाती है कि अगर एनर्जी का लॉस करवा दे, एनर्जी का लॉस होगा तो उसकी स्पीड इतनी कम हो जाएगी ऑब्जेक्ट की कि वो एक टाइप से स्ट्रेट लाइन की तरह बिहेव करने लगेगी। लेकिन जो हमारी ओसिलेटरी मोशन है ऐसा तो कुछ करती नहीं, वो क्या करती है, हमेशा टू एंड फ्रो की पोजीशन में मूव करती रहती है। ठीक है, इसलिए जो हमारी ओसिलेटरी मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं हो सकती, और हमारी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो ओसिलेटरी मोशन हो सकती है। क्योंकि देखो शुरू में मान लिया ये रोटेट कर रही है, शुरू में तो ये ऑसिलेटरी मोशन है ही, उसके बाद ये बेशक कांस्टेंट हो जाए, लेकिन इसने दिखाया तो सही ऑसिलेटर का, ओसिलेशंस मोशन का बिहेवियर कुछ तो दिखाया, लेकिन ओसिलेटर जो है ओसिलेटरी मोशन है वो कभी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होती। ठीक है, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है, मतलब ये इंपॉर्टेंट आता है कि ऑल ओसिलेटरी मोशन, ऑल ओसिलेटरी मोशन cannot be simple harmonic motion, cannot be simple harmonic motion, but simple harmonic, all simple harmonic motion can be oscillatory। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारे, ये हो गया हमारा क्या थे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब देखो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लिया हमने यहाँ पे क्या ले ली, मीन पोजीशन, मतलब हमने क्या कर लिया, एक वायर ले ली,
मतलब स्प्रिंग्स ले लिया, स्प्रिंग ले लिया, एक बार हमने क्या किया, इसको इधर खींचा और एक बार इधर, ये हम उसकी क्या मानेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स मान लेंगे इसके, एक्सट्रीम पॉइंट्स मतलब जहां पे हमारी वेलोसिटी क्या होगी, 0, एक्सट्रीम पॉइंट। तो इससे कोई स्प्रिंग हमने बांधा और ये क्या किया, इस तरफ खींच लिया, तो क्या होगा, जैसे ही हमने इस स्प्रिंग को स्प्रिंग से इधर खींचा तो क्या होगा, इस तरफ होगी, यहाँ पे जो उस टाइम पे वेलोसिटी उस टाइम पे होगी 0। जैसे ही हमने इसको खींचा और खींच के छोड़ दिया तो क्या होगा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में क्या होगी, इंक्रीज होगी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ वो इस डायरेक्शन में जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी, ये हो गया, इस डायरेक्शन में जाएगी तो क्या होगा, और जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उस डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि हमने वेलोसिटी को क्या किया है, इस डायरेक्शन में खींचा है, इस डायरेक्शन में खींचा तो क्या होगा, जो फोर्स है, हमने जो देखा था प्रीवियस में, क्या देखा था कि जो फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की ओर एक्ट करेगा। जैसे ही हमने बॉडी को इस डायरेक्शन में स्ट्रेच किया तो क्या होगा, फोर्स ने इस डायरेक्शन में एक्ट करना शुरू किया, यानी अपने मीन पोजीशन में, ये क्या है इसकी मीन पोजीशन, ठीक है, मीन पोजीशन, या इसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं, जहां पे हमारी जो स्पीड है वो क्या है, मैक्सिमम। यहाँ पे 0 थी, हमने खींचना शुरू किया तो क्या होगा, यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स क्या होगा, हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की ओर आएगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, ये हो जाएगा। यहाँ पे आके जैसे ही हमने छोड़ा तो उस पॉइंट पे आके देखो स्प्रिंग है, एक बार हम जब उसको छोड़ते हैं, या इलास्टिक ही मान लेते हैं, एक बार छोड़कर खींचकर जब छोड़ते हैं तो अपनी मीन पोजीशन पे उसी पॉइंट पे तो रुकता नहीं है, वो थोड़ा सा तो आगे रुकता है, तो क्या होगा, जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो इसकी स्पीड इस तरफ जाएगी, इस तरफ स्पीड जाएगी तो उसकी स्पीड थोड़ी सी, क्योंकि इस मीन पोजीशन पे यहाँ पे मैक्सिमम होकर उसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होती होती, मान लिया यहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे आके उसकी स्पीड फिर से 0 होगी, क्योंकि स्पीड, फिर क्या हुआ, यहाँ से जब वापस हमने इसको खींचा तो क्या होगा, यहाँ से इंक्रीज होगी इसकी स्पीड, यानी हमने जब यहाँ से, यानी फोर्स हमने इस डायरेक्शन में शुरू किया, यानी स्ट्रेच इस डायरेक्शन में किया तो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और इसकी स्पीड क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 0 थी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच करना शुरू किया, जैसे ही हमने इसको छोड़ा तो इसकी स्पीड इस डायरेक्शन में इंक्रीज होगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज, और यहाँ पे आके, क्योंकि यहाँ पे मीन पोजीशन है, इस पे यहाँ पे आके मैक्सिमम स्पीड और इस डायरेक्शन में जाती हुई क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती होती कम हो जाएगी, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसमें, कम। तो इस टाइप से, क्योंकि मीन पोजीशन है, यहाँ पे आके एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन क्या आया है, इसमें इस डायरेक्शन में, क्योंकि हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया था, और एक्सेलरेशन बिकॉज एक्सेलरेशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ ए फोर्स, तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लगेगा। जब इस डायरेक्शन में हमने इसको स्ट्रेच किया तो क्या हुआ, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो इस डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन लगेगा। तो इस टाइप से, क्योंकि ये जो स्प्रिंग्स था, जो स्ट्रिंग से टाई था, तो क्या हुआ, इसकी जो स्पीड है, यानी इसकी जो मोशन वो कैसी हुई, एक टाइप से सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि इस डायरेक्शन में जब जैसे ही इसने स्ट्रेचिंग शुरू की तो पहले इस डायरेक्शन में गई, फिर इसमें, फिर इसकी स्पीड क्या हुई, इस डायरेक्शन में पहले यहाँ से आई, जैसे हमने छोड़ा स्पीड तेज हुई, मेन पोजीशन पे आके मैक्सिमम स्पीड इस डायरेक्शन में जाती जाती डिक्रीज हो गई, एक्सट्रीम पॉइंट पे आके बिल्कुल 0, फिर जैसे ही हमने यहाँ से क्या किया, छोड़ा, तो क्या हुआ, यहाँ से मैक्सिमम स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड में गई, यानी स्पीड इंक्रीज हुई, उसके बाद यहाँ पे आके मेन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होगी, और उसके बाद स्पीड क्या होती गई, डिक्रीज, और एक्सट्रीम पॉइंट पे फिर से क्या आ गई, 0। ठीक है, तो यानी यहाँ से जो हमारा फोर्स एक्ट करेगा वो क्योंकि एक इस जो पोजीशन होती है, क्योंकि एक मेन पोजीशन पे वापस आ रही थी और वापस मेन पोजीशन से फिर से जा रही थी, यानी एक फोर्स एक्ट कर रहा था, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये फोर्स था। अब यहाँ से इस जो ये रिलेशन है इसको हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि F इज इक्वल टू, जो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू एम ए होता है, तो यहाँ से A इज इक्वल टू F बाई एम हो जाएगा। ठीक है, तो A इज इक्वल टू,
तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के बाई एम इंटू एक्स, और इस के बाई एम को हम एक अनदर कांस्टेंट मान लेते हैं, दैट इज ओमेगा स्क्वायर। देखो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर क्यों क्यों लिया है, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव रहे। तो देखो जिस मान लिया हम डिस्प्लेसमेंट मान लिया हम पॉजिटिव डायरेक्शन में करें, इस डायरेक्शन में, तो उसी डायरेक्शन में क्या हुआ, हमारी एक्सेलरेशन आया था ना इसी डायरेक्शन में, क्योंकि हमने स्पीड, हमारी जो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आई थी, है ना, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हुआ, तो ये हो गया। ठीक है, तो इस ऐसे ये इससे रिलेटेड, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसी में मतलब ये जो हुआ ना ओमेगा स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू माइन इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो ये जो एक्सेलरेशन आया, ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है जो कई बार बहुत बार यूज होता है। तो एक्स बाई एम, यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, था माइनस के बाई एम इज इक्वल टू किसके इक्वल लिया था, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट के बाई एम। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, ऐसे लेते। तो यहाँ से पता चल गया कि ओमेगा स्क्वायर क्यों लिया था, क्योंकि हमने जो ये हमारी क्वांटिटी ये ऑलवेज पॉजिटिव रहे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन भी क्या होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। अगर हम डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में तो कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में। देखो जो ये रिलेशन आया है एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्योंकि ये वाले टर्म, क्योंकि ये वाले हमने क्यों माना था, क्योंकि ये जो टर्म है ये ऑलवेज क्या रही, पॉजिटिव, इसलिए माना था। तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू, तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट था कि हमारा जो एक्सेलरेशन होगा, अगर हम मान लिए, देखो इससे मान के चलेंगे, अगर इस रिलेशन से माने, तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में करें, यानी इस तरफ क्या हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन, इस तरफ डिस्प्लेसमेंट करें, तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन, देखो एक्सेलरेशन हमारा जीरो कब हो सकता है, जब हमारी मीन पोजीशन यानी वेलोसिटी क्या हो, यानी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर हमारा एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, तो इस पॉइंट पर हमारा एक्सेलरेशन जीरो ही था। ठीक है, जब हम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में करेंगे, इस डायरेक्शन में, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये चीज क्या आई, नेगेटिव, तो टोटल क्या हो गया, नेगेटिव। यानी हम अगर डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं तो हमारा एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, देखो यही आया ना। तो यहाँ से वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, वो गलत हो गया था कि मैंने जो बताया था ना कि उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी, इस रिलेशन से आया है ये कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं तो ये चीज पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो टोटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, नेगेटिव। यानी अगर हमने डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में किया तो एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन, देखो वही है ना, तो इससे हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ये हमारी क्या क्या थी, सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में। देखो कई बार जो हमारा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ पूछ लिया जाता है, देखो हमने जो किया था ना, फोर्स वर्सेस एक्स के बीच में, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ पूछा जाता है, या फिर जो एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और फिर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो तीन ग्राफ पूछे जाते हैं ये इंपॉर्टेंट ग्राफ होते हैं। देखो हमने क्या रिलेशन निकाला था, एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये रिलेशन निकाला था। यानी पहले हम एफ वर्सेस एक्स के ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कैसा ग्राफ आता है, जो हमारे सिंपल हार्मोनिक मोशंस होते हैं ना, उनमें कई बार ग्राफ पूछा जाता है कि मान लिया अगर हम पोजिशन डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव डायरेक्शन में करें, ये पहले हम पॉजिटिव मानेंगे, देखो ये होगा हमारा ग्राफ का कुछ, ठीक है, ऐसे मानेंगे। देखो ये मान लिया तो क्या होगा, पहले हम क्या कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट अगर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में किया, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये हम मान लेते हैं इधर फोर्स है, ठीक है, और इधर हम मान लेते हैं हमारा डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में पहला ग्राफ है। तो जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव डायरेक्शन में किया तो हमारा फोर्स क्या आया, नेगेटिव डायरेक्शन में। समझ आया कैसे आया, तो फोर्स हमारा क्या आया, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ है कुछ इसी तरीके से बना, मतलब एक टाइप से हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी स्ट्रेट लाइन आई थी,
क्योंकि देखो इस रिलेशन से हम क्लियर कर सकते हैं कि अगर हमारे मान लिया फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर पॉजिटिव करे तो फोर्स नेगेटिव होगा। तो इस तरीके का हमारा जो ग्राफ है एफ वर्सेस एक्स के बीच में क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और ऐसे ही एक्सेलरेशन और ए वर्सेस एक्स के बारे में देखें, ए वर्सेस यानी एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मतलब उनके बीच में रिलेशन देखें, ऐसा ही उनके बीच में आया था। देखो ए इज इक्वल टू, यहाँ से एक रिलेशन, इसी इक्वेशन से हमने एक और रिलेशन निकाला था, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। सेम आया था कि अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट करते तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। तो सेम ग्राफ इसके लिए हो जाएगा, देखो इसके लिए भी सेम ऐसे ही बनेगा ग्राफ, क्योंकि इसी रिलेशन से यही हमने निकाला था। ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये ग्राफ आया था एक्सेलरेशन और हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था उनके बीच में। अब देखो हमारा जो वेलोसिटी और जो डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ था वो जो है वो देखो वो कैसे आया होगा। देखो अब हम ग्राफ करते, पहले हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, फिर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। अब हम करें v वर्सेस x, यानी स्पीड, यानी जो हमारी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। देखो हमने एक रिलेशन निकाला था a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये आ गया था। यहाँ से हम एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, dv बाय dt होता है। अगर हम मान लिया dx से ही मल्टीप्लाई कर दे, dx से ही डिवाइड कर दे, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू एक्स। अब dv बाई dx ये क्या होता है हमारा, ये हो गया ना dx बाई dt, सॉरी dx बाई dt हमारा क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज सॉरी ये फोर्स, ये डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है, सॉरी तो dx बाई dt डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी। तो v dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया। यहाँ से ये रिलेशन आया। अब यहाँ से देखो अब इसको हम कैसे कर सकते हैं dv बाई dx को, क्योंकि ये चीज आने के बाद तो हमें सिर्फ उनका इंटीग्रेशन ही करना होता है। अब देखो इसकी लिमिट कैसे लेंगे, क्योंकि लिमिट देखो हमारी जो स्पीड थी शुरू में, जो हमने देखो इस टाइप से दो ऐसे मानी थी ना, ये जो हमारी मीन पोजीशन थी, ये एक्सट्रीम पोजीशन थी, ये दोनों। तो हम पहले शुरू में हम क्या मानते हैं, उनकी स्पीड 0 थी, उसके बाद उनकी स्पीड मैक्सिमम हो रही थी, है ना। जैसे हमने स्प्रिंग को छोड़ा था, पहले उनकी 0 थी, फिर मैक्सिमम स्पीड पे आई थी। उसके बाद हमने यहाँ पे जो इसका ये चीज माना, हमने x इज इक्वल टू यानी डिस्प्लेसमेंट, देखो इस डायरेक्शन में हमारा x इज इक्वल टू प्लस ए माननी थी, और इस डायरेक्शन में x इज इक्वल टू माइनस ए, दैट इज एम्पलीट्यूड, है ना, यहाँ पे मीन पोजीशन से। तो इस डायरेक्शन में हमने जो डिस्प्लेसमेंट मान लिया a हो गया, ठीक है, a हो गया, और यहाँ से x हो गया, ठीक है। ये दो चीज मान, ठीक है, x इज इक्वल टू a से लेकर x तक, ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो इनका क्या कर दे अब इंटीग्रेशन, v की 2/2 और लिमिट कहाँ से, 0 से v तक इज इक्वल टू, इसमें क्या करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे x की 2/2 और x 1 से लेकर x हमारी क्या है, लिमिट है, ठीक है। अब देखो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, v की 2/2, क्योंकि 0 तो है ही, माइनस ओमेगा स्क्वायर बाय 2 कॉन्स्टेंट लेते हैं, और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये आ गया, यहाँ से इतना हो गया क्लियर। तो देखो आगे, देखो यहाँ तक हो गया था v स्क्वायर। अब देखो ये ऐसे कैसे करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, अब ये माइनस है तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको प्लस करते हैं, प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये माइनस कॉमन लिया था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से जो v हो जाएगा, v किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से देखो ओमेगा की दो वैल्यू आई, एक तो प्लस वाली आई, एक माइनस वाली आई। क्योंकि देखो इसमें हम प्लस वाली इक्वेशन क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस वाली में इस जो डायरेक्शन थी, हमने जो देखो तीन वो लिए थे ना इस टाइप से, एक्सट्रीम पोजीशन इधर पॉजिटिव थी, इधर नेगेटिव थी, ये हमारी मेन पोजीशन थी बीच वाली। तो क्या होगा, इसमें हम ये पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, क्योंकि जो हमारी स्पीड है, ये स्पीड हम क्या लेंगे, हमारी पॉजिटिव स्पीड लेंगे उसकी, जो क्योंकि हमने स्ट्रिंग को खींचा था तो हम उसकी सिर्फ उसका क्या लेंगे, पॉजिटिव स्पीड लेंगे। तो देखो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया। तो देखो यहाँ से जो स्पीड बनी, देखो दोनों तरफ अगर स्क्वायर कर दें तो ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें इसका रूट हटाना था ना,
ये हो गया वी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के। ठीक है, अब क्या करेंगे, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या लिख दे इधर, एक्स स्क्वायर, इसको इधर ले आए ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से हुआ क्लियर, ये कैसे आया। अब देखो हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन से, इस पूरी इक्वेशन को ए स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देखो इस टाइप की इक्वेशन जो होती थी वो किसकी आती थी, इलिप्स की। तो ये क्या बना, इलिप्स। मतलब देखो हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जब हमने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाया, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बनाया, दोनों में हमारी क्या आई थी, स्ट्रेट लाइन। लेकिन जब हमने वेलोसिटी और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जब ग्राफ बनाया तो हमारी क्या आई है, इलिप्स आई है ना। तो ये इस टाइप से, तो कई बार क्वेश्चन पूछे जाते कि v वर्सेस, जब x के बीच में हमने ग्राफ बनाया था तो हमारी क्या आई थी, एक इलिप्स आई थी। ठीक है, v हमारी क्या है, वेलोसिटी एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इस टाइप से जो हम ग्राफ बनाते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में, तो इस टाइप से वो क्या बनते हैं, हमारे इलिप्स। ठीक है, तो ये हो गया ग्राफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थे हमारे ग्राफ। अब देखो नेक्स्ट, अब देखो जो हमारी पीरियोडिक मोशन थी ना, पीरियोडिक मोशन में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म आती हैं जो हम यूज करते हैं, पीरियोडिक मोशन टर्म। देखो वो कौन कौन सी टर्म्स हम यूज करेंगे, देखो पहली आती है हमारी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कि पीरियोडिक मोशन हमारी होती क्या है, एक फिक्स्ड इंटरवल के टाइम इंटरवल में जो बॉडी अपने आप को, मतलब ऑब्जेक्ट अपने आप को रिपीट करे, वो हमारा मतलब उस टाइम इंटरवल, वो टाइम इंटरवल ही हमारा क्या है, एक टाइप से टाइम पीरियड। ठीक है, तो इट इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देखो लिख देते हैं, इट इज द लीस्ट इंटरवल ऑफ टाइम, लीस्ट interval of time after which periodic motion of body repeat itself, after which मतलब एक जो periodic motion मतलब ऑब्जेक्ट है, after which the periodic motion of body repeats, मतलब जो बॉडी अपने आप को रिपीट्स करती है जिस फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, वही हमारा क्या होता है, टाइम पीरियड। ठीक है, उसके बाद सेकंड टर्म आती है हमारी फ्रीक्वेंसी। अब देखो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी हमें पता है कि एक टाइम मतलब एक सेकंड के अंदर क्या करे, कितने नंबर ऑफ मतलब कितने नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशंस करे एक सेकंड के अंदर, वो हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ए पीरियोडिक मोशन एग्जीक्यूटेड बाय बॉडी पर सेकंड, यानी एक सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस के, वो हमारी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। और इसका जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी का, वो क्या होता है, जो म्यू इज इक्वल टू 1/t, यानी टाइम के इनवर्सली रिलेटेड होती है फ्रीक्वेंसी हमारी, है ना। तो टाइम जितना कम होगा हमारे जो वाइब्रेशंस है उतने ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, मतलब इस टाइप से जो हमारी फ्रीक्वेंसी वो इनवर्सली रिलेटेड होती है टाइम की। और इसकी जो अगर यूनिट देखें तो वो क्या होती है, हमारी हर्ट्ज। ये देखो हम जो यूज़ करेंगे ये पीरियोडिक मोशन टर्म है, कि आगे हम यूज़ करेंगे इसलिए बता रही हूँ। उसमें एक और उसके बाद आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब देखो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई बॉडी रोटेट करनी होती है ना, तब जो वाइब्रेशंस होते हैं एक सेकंड के अंदर, ठीक है, तो वो हमारी होगी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ए बॉडी एग्जीक्यूटिंग पीरियोडिक मोशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉडी बाय फैक्टर 2π, यानी ओमेगा इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है, म्यू इंटू 2π, यानी फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट किसके साथ, 2π के साथ। तो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी इंटू 2π। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और इसी में कई बार डिस्प्लेसमेंट भी होता है। देखो फोर्थ टर्म हमारी डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट तो हमारी क्या होती है, जनरल डिस्प्लेसमेंट होता है, चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी, है ना, अंडर कंसिडरेशन विद टाइम, यानी एक टाइप से हम ऐसे कह सकते हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज होना, है ना, टाइम के साथ, तो वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी, मान लिया देखो इसमें डिस्प्लेसमेंट हम यूज कर रहे थे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गई, तो ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही है। तो उसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब जो फिजिकल क्वांटिटी में कंसिडरेशन चेंज आता है ना, तो वही हमारा क्या होता है, एक टाइप से डिस्प्लेसमेंट।
ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो हम यूज करते हैं हमारे पीरियोडिक मोशंस करते वक्त। अब देखो हम बात करते हैं फेज। देखो फेज क्या होता है? फेज एक वाइब्रेटिंग, मतलब एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल होता है, मतलब एक इंस्टेंट पर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो क्या करती है, जैसे पार्टिकल है ना, पार्टिकल जैसे मूवमेंट करते हैं ना, तो उनकी पोजीशन एंड डायरेक्शन बताती है। मूवमेंट मतलब मोशन कर रहे होते हैं, जैसे मोशन ऑफ पार्टिकल है ना, पार्टिकल की मोशन है, तो उनकी जो पोजीशन एंड जो डायरेक्शन बताए वही हमारा क्या होता है, फेज। देखो इसकी फेज की डेफिनेशन लिखते हैं और फिर देखेंगे कि फेज डिफरेंस कैसे आता है। ठीक है, देखो ये डेफिनेशन फेज की, कि फेज एक वाइब्रेटिंग पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कंप्लीटली एक्सप्रेस द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ ए मोशन ऑफ पार्टिकल। मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहे होते हैं ना मेन पोजीशन के अराउंड, उनकी कंप्लीटली क्या देती है, पोजीशन बताती है और डायरेक्शन बताते हैं, वो हमारा क्या होता है, फेज। हम इसको कई बार ऑसिलेटरी मोशन में मानते हैं, है ना। तो इसको देखो, इसकी जो इक्वेशन होती है इसको हम कई बार क्या लेते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन, इसकी इक्वेशन है ओमेगा टी प्लस 5, ये इक्वेशन होती है। तो क्या होता है इसमें जो मतलब इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें जो देखो ए साइन, इसमें कई बार ओमेगा टी लिख देते हैं, कब, व्हेन, जब हमारा पार्टिकल इनिशियल फेज में हो, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि पार्टिकल मूव ना कर रहा हो इनिशियल फेज में, तो ये वाली ये जो चीज होती है प्लस इनिशियल फेज का ही 5 जो इनिशियल फेज होता है। तो जब हमारा पार्टिकल इनिशियल फेज में हो तो ये इक्वेशन आ जाती है, ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी ओनली। ठीक है, तो जो एक क्वांटिटी है इसको हम क्या कहेंगे, इसमें देखो ओमेगा टी ए साइन, इसमें हम देखो पहले इसको देखते हैं, है ना, ये तो बाद की क्वेश्चन, जब हमारा इनिशियल फेज में हो पहले हम इसको मानेंगे, क्योंकि हमारी क्वेश्चन है ए साइन। ठीक है, ये हो गया। अब ओमेगा जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाय टी, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 पाई बाय टी इंटू टी, क्योंकि ओमेगा देखो साइड में लिख देंगे 5, यहाँ से साइड में लिख देते हैं कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी होता है। ठीक है, ये होता है हमारा जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो ये हो गया ओमेगा। ठीक है, तो देखो जो एक क्वांटिटी है 2 पाई बाय टी प्लस 5, इसको हम क्या कहेंगे, फेज ऑफ ऑसिलेशंस एट टाइम टी। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, फेज ऑफ ऑसिलेशंस, फेज ऑफ ऑसिलेशंस एट टाइम टी पर, ये जो चीज है ये हमारा क्या है, इस सिर्फ इस टर्म को कहेंगे 2 पाई बाय टी प्लस 5। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल फेज और इपोक में जो हमारी ये देखो यही यही बात आ गई ना, कि ये जो चीज है इनिशियल फेज में इपोक, मतलब जब कह सकते हैं कि इस चीज में ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब ये हो जाएगा। और जैसे इसकी यूनिट होती है ना फेज की, मतलब इस फाई की, वो क्या होती है, रेडियंस। ठीक है, वो होती है रेडियंस। अब देखो हम फेज डिफरेंस देखेंगे पार्टिकल के बीच में, पहला केस आता है, देखो फेज डिफरेंस आगे भी काम आएंगे इसीलिए करवा रहे हैं। तो फेज क्या होता है, जब मान लिया कि दो वाइब्रेटिंग पार्टिकल है, मान लिया क्रॉस कर रहे हैं मीन पोजीशन को सेम टाइम पर। देखो इसका ग्राफ हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे। देखो फर्स्ट केस है जब व्हेन टू पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग क्रॉस देयर मीन पोजीशन, अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं सेम टाइम पर, यानी देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इस टाइप से, जैसे क्योंकि अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे हैं, मान लिया एक तो पार्टिकल ये हो गया, है ना, और दूसरा पार्टिकल हम ऐसे मान लेते हैं कि उसी टाइम पर अपनी मीन पोजीशन को ये भी क्रॉस कर रहा है इस टाइम पर, मतलब सेम उसी टाइम पर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, उन दोनों के बीच में, दोनों पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो। फेज डिफरेंस इज जीरो, मतलब हम ऐसे कह सकते हैं कि जब दो पार्टिकल एक ही टाइम पर अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहे हो तो फेज डिफरेंस उसमें क्या आ जाएगा, जीरो, यानी इसको हम फाई कह सकते हैं। तो फाई क्या आ जाएगा, जीरो। समझ आया। सेकंड केस आता है कि व्हेन टू पार्टिकल, जब दोनों पार्टिकल क्या हो, क्रॉस देयर मीन पोजीशन एट सेम टाइम, क्रॉस देयर मीन मतलब अपने मीन पोजीशन को सेम टाइम पर क्रॉस कर रहे हैं, बट क्या कर रहा है,
बट क्या हो रहा है कि डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, बट ऑपोजिट डायरेक्शन। देखो अब इसमें अलग कंडीशन आ गई ना, ऑपोजिट डायरेक्शन है, दोनों पार्टिकल भले सेम टाइम पर अपनी मेन पोजीशन को क्रॉस करें लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो देखो इसमें किस तरीके का ग्राफ बनेगा, देखो मान लिया इसका ग्राफ कुछ इसी तरीके से बनेगा, और जो हमारी क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट है और अपनी मेन पोजीशन को एक टाइम पे वो क्रॉस कर रहे हैं, मतलब ये इस तरीके का, देखो मेन पोजीशन पे एक टाइम पे क्रॉस किया लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन क्या इनकी, ऑपोजिट। तो इस केस में जो हमारा मतलब फेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, पाई, फेज डिफरेंस। तो देखो जब हमारा इसमें देखो हम ऐसे भी कह सकते हैं पाई रेडियंस, है ना, 180, इसको हम 180 लिख देते हैं, फाई हो गया ना, ये तो पाई लिखेंगे, पाई पाई पाई, दिस वन, ठीक है 180। अब देखो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा एक क्रस्ट दूसरे ट्रफ के ऊपर हो, है ना, क्रस्ट एंड ट्रफ क्या हो, अब ऐसे, है ना, तो क्रस्ट एंड ट्रफ को भी लेकर हम इसको याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हमारे दो पार्टिकल सेम टाइम पर अपनी मेन पोजीशन को टच करें लेकिन अपनी उनकी डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट, तो उनमें फेज डिफरेंस कितना होता है, 180 यानी पाई, ठीक है। इसमें एक और केस आता है कि जब दो पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन को जा रहे हैं, मतलब अलग अलग टेंडेंसी के साथ, एक जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, एक जा रहा है राइट हैंड साइड में। अब इसमें ये भी केस बनेगा। थर्ड केस क्या आएगा कि अपनी मान लिया दो पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल ए है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से जा रहा है और टुवार्ड्स लेफ्ट हैंड साइड में, पार्टिकल बी है वो अपनी मेन पोजीशन पे जा रहा है विद फर्दर मतलब राइट हैंड साइड में। तो इस केस में क्या होगा, इसमें देखो इस वाले केस में क्या हो सकता है, y इज इक्वल टू, क्योंकि इनिशियल फेज है a साइन ओमेगा टी, इसमें तो सिर्फ ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी। इसमें इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि इसमें फेज डिफरेंस कितना है 180 का, तो इसमें इक्वेशन जाएगी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू, क्योंकि इनिशियल फेज था ना तो इसको हम 0 मान सकते हैं, मतलब y1 मान सकते हैं, चलो कोई नहीं। तो y1 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, a साइन, क्योंकि फेज डिफरेंस इसमें कितना आया है प्लस पाई। अब देखो साइन मतलब 180 में कुछ भी जोड़े तो सेम रहता है ना, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं a साइन ओमेगा टी, तो मतलब इक्वेशन लगभग सेम ही आ गई, है ना। थर्ड केस हमने क्या माना कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, मतलब ग्राफ कुछ इस तरीके का बना, देखो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, ये इस तरीके का, मतलब हमने ये माना कि एक मान लिया इस लेफ्ट हैंड साइड में, एक जा रहा है राइट हैंड साइड में, ये मान के चले तो क्या हुआ, इस जो देखो इसको अगर हम इसको ए मान ले, इस वाले को, है ना, और इस वाले को हम मान लेते हैं बी, अलग अलग पार्टिकल हैं ए एंड बी, ये लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, तो इसमें देखो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 90 डिग्री का, क्योंकि देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये, समझ आए। इसमें देखो इसमें ये परपेंडिकुलर नहीं थे, ये अपने इनिशियल फेज को टच कर रहे थे, ये अपने इनिशियल फेज को कहीं पे टच नहीं कर रहे, है ना। सॉरी ये यहाँ से नहीं आएगा ग्राफ, थोड़ा यहाँ से ऐसे होता हुआ आएगा, क्योंकि ये अपने इनिशियल फेज को कहीं टच ही नहीं कर रहे, यहाँ से टच हो गया था थोड़ा, तो ये ऐसे नहीं आएगा, तो अपने इनिशियल फेज को टच नहीं कर रहे, तो उनके यानी इनके बीच में कितना मतलब 90 डिग्री का डिफरेंस है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए ना एक टाइप से, ऐसे कह सकते हैं। तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस, इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, अलग अलग, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो जो हमारा मतलब फेज डिफरेंस होता है पार्टिकल्स के बीच में वो ऐसे होता है जब शुरू में यानी इनिशियल फेज, यानी हम ऐसे कह सकते हैं इपोक पोजीशन में, मतलब कि हमारा ओमेगा यानी फाई क्या हो, फेज डिफरेंस क्या हो, 0, फेज डिफरेंस 0 हो तो इक्वेशन हमारी ए साइन ओमेगा टी बनेगी, यानी फेज डिफरेंस होगा 0। सेकेंड केस में क्या होगा, जब अपनी मेन पोजिशन को टच कर रहे होंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा जिनमें फेज डिफरेंस कितना होगा 180 डिग्री का। थर्ड केस क्या लेंगे, ए एंड बी आपस में एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे तो फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 90 डिग्री का,
ठीक है, तो ये हो जाएगा फेज डिफरेंस। तो फेज जो है ये इसलिए यूज होता है कि जो पार्टिकल हैं अगर वो मोशन कर रहे हैं तो उनकी क्या बताता है वो, हमें पोजीशन एंड डायरेक्शन बताता है पार्टिकल की, अगर वो अपने मतलब विद रिस्पेक्ट टू मेन पोजीशन, क्योंकि ये हमेशा ओसिलेशंस में ही माना जाता है। अब ओसिलेशंस तो हमारे मेन पोजीशन के अराउंड ही रोटेट करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेज। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंपल हार्मोनिक मोशंस के बारे में करेंगे। ठीक है, मतलब उनके बारे में अलग अलग और चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।